तो ईरान में जिस तरह उथल पुथल मची हुई है, विद्रोह है सरकार के खिलाफ और अमेरिका वहाँ पर दखल देने के लिए खड़ा हुआ है। ट्रंप ने कह दिया हेल्प इज़ ऑन इट्स वे। अब बहुत छोटे में मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहती हूँ ताकि लोग समझें। सबसे पहले तो ये, अब अमेरिका कहता है हेल्प ऑन इट्स वे, क्या मतलब अमेरिका का, क्या कर सकता है? जैसे देखिए, अमेरिका जो है सैनिक तो नहीं भेजेगा ईरान में इमीडिएटली, नहीं, वो तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनके पास उतने विकल्प नहीं हैं अभी। उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लोटिला है मिडल ईस्ट में भी कोई नहीं है, वो अभी पैसिफिक ओशन में है, तो उसको लाना में ना टाइम लगेगा। तो एक इमीडिएट अटैक तो मिलिट्री अटैक तो नहीं जारी लगता, जो बल्कि अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं कि द 101st एयरबोर्न डिवीजन ऑफ अमेरिका, एलिमेंट्स ऑफ इट आर have been shifted to the Iranian-Iraqi border in the north. वो है, but they are unconfirmed reports. Okay, that's just अगर shift भी करे हैं elements, that's just a pressure tactic. सबसे बड़ा विकल्प जो अमेरिका पास है, एक तो sanctions. Sanctions जो है, उन्होंने ईरान पे बहुत असर किया है। आज की जो ईरान की जो हालत है, जो खस्ता हालत है, अगर इसको गिने कि चार क्या ऐसी चीजें हैं, ट्रंप के पास क्या ताकत है ईरान के खिलाफ? एक तो आप देखिए, एक तो सैंक्शंस हो गया। सैंक्शंस जो दे हैव बिटन वेरी बैडली एंड दे अंडरमाइन द इकोनॉमी वेरी बैडली, नंबर 1। नंबर 2 सैंक्शंस ऑन ऑयल, और ईरान इज डिपेंडेंट ऑन ऑयल रेवेन्यू फॉर इट्स एक्सपेंडिचर्स। ओके, नंबर 2। नंबर 3, cyber attacks, right? Cyber attacks. Number 4, providing internet connections indirectly through Spacelink. These are major aspects on which तो ये ट्रंप के पास ये चार कम से कम मुद्दे हैं जिस पर वो हमले कर सकते हैं। ईरान के पास क्या विकल्प है? ईरान क्या कर सकता है? ईरान के पास लेवरेज क्या है? आज के ज़माने में आप देखा जाए, ईरान के पास लेवरेज बहुत लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड लेवरेज है। उनका जो इकोनॉमी है बिल्कुल खस्ता हालत में है। उनकी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, $500 billion washed out after June attacks last year. Where is it today? Nobody knows. हाँ, they may have taken out some elements of it and saved them, but उसको फिर से लाने के लिए कितनी मेहनत लगेगी? ईरान के पास बार्गेनिंग पावर क्या है? उसी पे मैं आ रहा हूँ। तो तीसरी चीज़ जो ईरान के पास है और जो एक लेवरेज बन सकती है, जो वो है मिसाइल्स, ईरान मिसाइल्स। दे आर अ फैक्टर, और ट्रंप ने कहा है कि हम उन पे अटैक हमले कर सकते हैं। अगर ये प्रोटेस्ट के ऊपर आज़ादी बढ़ी, ज़्यादा मौतें हुई, ज़्यादा अरेस्ट हुए और बात और बढ़ती है और आग लगती है, तो हम ये कर सकते हैं। यहाँ पे एक मुद्दा जो आता है, क्या ईरान इस मुद्दे पे निगोशिएट कर सकता है? मुझे नहीं लगता, बिकॉज न्यूक्लियर तो आपकी चली गई है, और IRGC इज़ द मेन फाउंटेन हेड ऑफ द मिसाइल प्रोग्राम, एंड IRGC इज़ नॉट गोइंग अलाउ negotiations on missiles because it knows it is the only element of national defense that it has at the moment. Okay. So इसके अलावा और क्या है? Closing the Hormuz Straits, that's इतना आसान नहीं है उसको करना, because आप देखें पूरे मिडिल ईस्ट का तेल जो है वहीं से निकलता है, तो उसको बंद करना, उसको ब्लॉक करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। पूरा मिडल ईस्ट की, सऊदी अरेबिया, इमरातीज, कतारीज, बहरीनीज, नेम देम, इराकीज, कुवैतीज, वो सब उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। एंड आई डोंट थिंक ईरान वांट्स एनिमीज एट द मोमेंट। और आप देखें तो ईरान का जो मुद्दा है, जो ईरान ने जो बात करी है कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, दैट इज नथिंग बट अ टाइम बाइंग टैक्टिक for survival of the regime, and also to ensure by talking to US, Israel doesn't attack it directly. उनको इजराइल से भी खतरा लगता है। खमेनी ने साफ कहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू ये किलर्स हैं। These are खमेनी's words. सवाल ये है कि अगर ईरान और अमेरिका उलझते हैं भी, भारत किन क्षेत्रों में, छोटे पॉइंट्स, कहाँ भारत पे असर पड़ेगा? ऑयल सप्लाई, भारत पे ऑयल सप्लाई, एनर्जी क्राइसिस, connectivity to Afghanistan, Central Asia, and international North-South trade corridor. Where do we buy oil from? हम लोग कहाँ से लें? क्या वेनेजुएला से हम ऑयल खरीदेंगे, या अमेरिका से ऑयल खरीदेंगे, या
रशिया से हम लेंगे और ज़्यादा तेल खरीदेंगे। उस पर वैसे ही हमें 500% धमकी पड़ी है कि आप पे लगेगा, आप अगर रशिया से लोगे तो हमारे विकल्प तो और भी कम हो जाएंगे। तो इस पे हमारा असर पड़ेगा और इस पे हमारे नेशनल इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा, नेशनल एनर्जी पे फर्क पड़ेगा और आपकी कहते हैं इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस पे भी फर्क पड़ेगा, स्पेशली इन द मिडल ईस्ट। तो इसलिए वी हैव टू प्रिपेयर फॉर टुमारो एंड द डे आफ्टर। और क्या रिजीम चेंज इस वक्त ईरान में हो सकता है? जैसे मैंने कहा, रिजीम चेंज तो जो है वो, क्या ये सरकार लुढ़क पड़ेगी, कल सुबह उठ के लुढ़क जाएगी? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता, ना कल, ना परसों, ना तरसों, ना अगले हफ्ते, ना अगले महीने, नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। अगले साल हो सकता है, वक्त लगेगा। तो रातों रात सत्ता पलटना तो मुझे नहीं लग रहा अभी होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं ईरान में, उनके स्टेक्स इतने डीपली एंट्रेंच्ड हैं कि वो इसको जाने नहीं देंगे हाथ से। हाँ, वो ये है कि एक नए मिलीजुली सरकार पे ले आएंगे जिसपे मिलिट्री और पॉलिटिक्स का मिला जुला सरकार हो और IRGC के हाथ हो, बिकॉज IRGC is so deeply entrenched in the Iranian polity and economy and they are very heavy stakeholders. तो उनका एकदम से करवट लेना, उनसे हम जा रहे हैं, अब हम बाहर निकल गए, ये तो नहीं लगता, जायज़ नहीं है। और अमेरिका का भी डायरेक्ट अटैक अभी नहीं जायज़ लग रहा है। नहीं जायज़ लग रहा है, लेकिन क्या अमेरिका कर सकता है, ये भी एक सवाल था। अमेरिका कर सकता है, क्योंकि वेनेजुएला में भी जायज़ नहीं था, ये अलग बात है। अमेरिका कर सकता है तो करने की बात, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वेनेजुएला में भी जो किया वो जायज़ नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात ना करें, बिकॉज़ अमेरिका फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं होते। वो कहता है कि मेरी समझ जो आता है मैं उसको वैसे करूंगा। ट्रंप ने कहा है कि मुझे सिर्फ मेरी मोरालिटी, मेरा दिमाग ही रोक सकता है और कोई नहीं रोक सकता। सो टुडे, आज के ज़माने में Trump's morality is the key to any international event. और अगर आप उसके साथ हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर be prepared for whatever it is. और वो कल क्या करेगा कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है।